क्या कभी आपने सोचा है एक घर जहां अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जाएं वहां आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़े जो आपकी जिंदगी ही बदल दे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही पैरानॉर्मल केस की जो सिर्फ एक हॉन्टिंग स्टोरी नहीं है बल्कि कहानी है एक कर्स्ड घर और फैमिली की जिसे एड एंड लॉरेन वॉरेन ने खुद इन्वेस्टिगेट किया था। और इस केस में ऐसा क्या हुआ जिस कारण एड एंड लॉरेन वॉरेन ने हजारों केस सॉल्व करने के बाद इस केस से अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ही छोड़ दी। The odor that they smelled. Yeah, that's the demonic. Yes. I don't want to talk about the succubus attacks. आखिर क्या था इस केस में जिस कारण इस केस पर कॉन्चरिंग द लास्ट राइड मूवी भी बनी है। तो शुरू करते हैं द स्मर्ल फैमिली केस। साल था 1973। जैक एंड जेनेट स्मर्ल अपने दो बच्चों के साथ वेस्ट पिट्सन पेंसिल्वेनिया में शिफ्ट होते हैं क्योंकि 1972 में हरिकेन एग्निस के कारण स्मर्ल फैमिली को बहुत ही फाइनेंशियल लॉस हुआ था। वेस्ट पिट्सन में उन्हें बहुत ही ज़्यादा सस्ते दाम पर एक ड्यूप्लेक्स मिला था जिसको लेने का कारण था कि जैक अपने बुजुर्ग माता पिता जॉन और मैरी स्मर्ल को भी अपने साथ रख सके और उनकी देखभाल भी कर सके। घर पुराना था लेकिन फैमिली के लिए परफेक्ट होम था। स्मर्ल फैमिली के उस घर में शिफ्ट होने के कुछ महीनों तक सब कुछ सही चला। फैमिली खुश थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे और जैक का काम भी अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे चीजें बदलने लगी और कुछ अजीब चीजें होनी शुरू हो गई। वेस्ट पिट्सन पेंसिल्वेनिया एक छोटा सा टाउन जो कि सखियाना रिवर के पास बसा है। ये जगह अर्ली 1800s में माइनिंग और कोल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही मशहूर थी। कहते हैं कि माइनिंग के दौरान माइन में काम करने वाले कई लोग शाफ्ट्स के नीचे दबकर जिंदा दफन हो गए थे। इस जगह पर कई हादसे हुए थे जिसके कारण माइनिंग को सरकार की तरफ से रोक दिया गया था। इस रीजन में आयरिश कैथोलिक्स और पोलिश कैथोलिक्स कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा मात्रा में थी जहां सुपरस्टिशियस और पैरानॉर्मल बिलीफ्स बहुत ही डीपली रूटेड थे। और स्मर्ल फैमिली जिस घर में शिफ्ट हुई थी उसके बारे में पुराने लोकल्स का कहना था वो जमीन कर्स थी क्योंकि उस घर की जमीन पर माइनिंग वर्कर्स के कब्रिस्तान हुआ करता था। लेकिन जैक ने इन बातों को अफवाह समझा और इग्नोर कर दिया। कुछ महीनों बाद छोटी मोटी डिस्टर्बेंस शुरू होने लगी, जैसे घर में लगाई गई नई लाइट्स एक ही दिन में खराब हो जाया करती थी। बाथरूम के सिंक में अपने आप पानी बहने लगता था बिना किसी के छुए और टीवी कभी कभी स्टैटिक में भी चला जाता था और आवाज आती थी जैसे कोई दबी आवाज में कह रहा हो लीव नाउ। फिर भी जैक और जेनेट ने इन बातों को बहुत ही नॉर्मली लिया और इन पर इतना ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन जेनेट किचन में काम कर रही थी, तभी उसको लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर तभी उसके कानों के पास धीरे से आवाज आई, गेट आउट। ये सुनकर जेनेट बहुत डर गई, लेकिन इस बारे में उसने घर में किसी को कुछ नहीं बताया ताकि घर में डर का माहौल ना हो। I got up and I thought maybe it's the neighbors, so I looked out of the window and all the homes were in darkness. So you knew it couldn't be So coming from any of the homes. Right, so I got back into bed. इसके बाद कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल रहा, कोई भी अब नॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई। इस दौरान उनके डॉग ने खाना छोड़ दिया और वो सारा दिन घर के बाहर ही रहने लगा था। जेनेट ने बहुत कोशिश की कि उसको घर के अंदर बुलाए, लेकिन डॉग बाहर रहकर ज्यादा खुश रहता था। कुछ दिन बाद जब जेनेट घर में अकेली थी और अपने रूम में बुक पढ़ रही थी, तभी उसके डॉग ने भौंकना शुरू कर दिया। जब जेनेट कमरे से नीचे आई और उसने देखा कि डॉग बेसमेंट के खुले दरवाजे को देखकर भौंक रहा है, उसके घर में जेनेट के अलावा और कोई नहीं था। फिर भी जेनेट ने इस इंसिडेंस को बहुत ही नॉर्मली लिया, पर इस इंसिडेंट के बाद उनका डॉग कभी नॉर्मल नहीं हुआ। ये सब इंसिडेंट कुछ दिन के गैप में हो रहे थे, जिसके कारण फैमिली ने इन पर इतना ध्यान नहीं दिया। और एक दिन उनकी छोटी बेटी हैदर रात को जोर जोर से चिल्लाने लगी और जब जैक और जेनेट उसके कमरे में गए तो उसने बताया कि उसके कमरे में कोई उसको देख रहा था। और इसी के साथ हैदर के रूम का टेम्परेचर भी अक्सर घर के टेम्परेचर से कम रहता था। और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी एंटिटी की प्रेजेंस में अक्सर टेम्परेचर सडन ड्रॉप करता है।
इन इंसिडेंट्स के बाद पूरी फैमिली में डर का माहौल था, जिससे सभी बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहने लगे और उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि फैमिली को लगता था कि उनके घर में कोई पैरानॉर्मल थिंग्स हो रही हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद उन्होंने उस टाइम के फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एड और लॉरेन वॉरेन को कांटेक्ट किया। लकीली एड एंड लॉरेन वॉरेन इस फैमिली को हेल्प करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट एक वीक बाद की थी। इन द मीन टाइम परिवार के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस अब दिन बर दिन बढ़ने लगे। जैक ने इन इंसिडेंट से बचने के लिए अपने घर में होली क्रॉस लगा दिए और चर्च से होली वाटर भी अरेंज किया, लेकिन इन चीजों ने फैमिली पर अटैक्स और बढ़ा दिए, जैसे कि पैरानॉर्मल एंटिटीज को जैक का होली वाटर लेकर आना अच्छा नहीं लगा एंड जैक को ऐसा भी लग रहा था कि स्पिरिट्स उनको फिजिकली अटैक कर रही थी। उनकी बॉडी पर सुबह उठने पर ब्रूसेस भी मिलते थे। जब एड एंड लॉरेन वॉरेन ने स्मर्ल फैमिली के घर का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, उन्होंने पहली बार अंदर कदम रखते ही कुछ अलग महसूस किया। घर में एक अजीब दबाव भरा माहौल था। लॉरेन ने कहा कि घर में मल्टीपल एंटिटीज हैं। The Warrens now asked their friend to help the Smurl family in expelling the demon from their lives. The arrangements were made and Father McKenna arrived at the Smurl home in Pennsylvania. जब वो वॉशरूम का इंस्पेक्शन कर रहे थे, तब उन्होंने एक ठंडी हवा का झोंका भी महसूस किया। वॉशरूम का मिरर थोड़ा सा धुंधला हो गया, जैसे किसी ने उस पर सांस छोड़ी हो। और तभी एड ने देखा कि मिरर की फॉग के अंदर एक मैसेज लिखा था, लीव अस अलोन। हैरानी की बात यही थी कि कोई वॉशरूम में कोई और नहीं था उनके अलावा, लेकिन ये मैसेज एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग थी उन स्पिरिट्स की तरफ से जो चाहती थी कि एड एंड लॉरेन वॉरेन इस केस को इन्वेस्टिगेशन ना करें। एक इंटरव्यू में लॉरेन ने इन्वेस्टिगेट करते हुए कहा कि दे नो वी आर हियर एंड दे डोंट लाइक इट। इसका मतलब एंटिटीज ने एड एंड लॉरेन वॉरेन की प्रेजेंस को फील कर लिया था और वो नहीं चाहते थे कि वो उस घर को इन्वेस्टिगेट करे। इस घटना के तुरंत बाद घर के हर कोने में एक्टिविटीज बढ़ गई। वॉल्स से स्क्रैच की आवाज, अनएक्सप्लेन्ड नॉकिंग इन द डिनोमिनेशन ऑफ 3 और एक बेल की आवाज, और ये सब बिना किसी के सोर्स के था। ये स्पिरिट्स इन चीजों तक सीमित नहीं थी। अब डिमोनिक एंटिटीज घर वालों के शरीर पर भी हावी होने लगी। तब हॉन्टिंग नहीं, पोजेशन के दरवाजे खुलते। जैक और जेनेट अब रोज किसी न किसी रूप में डिमोनिक अटैक महसूस करने लगे थे। एक दिन जैक ने बताया कि रात को 2 बजे उसका पूरा शरीर नम हो गया और उसको लगा कि कोई उसके ऊपर बैठा है। जैक का सांस लेना भी मुश्किल हो गया था और उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसे कह रहा है, You belong to me now. हैरानी की बात यह थी कि किचन में सिर्फ जेनेट थी और घर में भी उस टाइम कोई नहीं था और ना ही कोई फोर्स्ड एंट्री के साइन थे। एक और शाम जेनेट कुकिंग कर रही थी जब गैस बर्नर खुद ब खुद फुल फ्लेम पर चलने लगा। उसने जैसे ही गैस को बंद किया, उसकी कमर पर किसी ने जोर से थप्पड़ मारा और जब जेनेट ने देखा तब वहां नाखूनों के निशान थे। जब जैक आया और उसने देखा कि जेनेट के बैग पर लाल हैंडप्रिंट थे। हैरानी की बात यह थी कि किचन में उसके अलावा कोई नहीं था और घर के सारे दरवाजे भी बंद थे और ना ही कोई फोर्स्ड एंट्री के साइन थे, जिसका मतलब था कि ना ही कोई घर के अंदर आया था और ना ही कोई घर के बाहर गया था। इसी के साथ हैदर और डॉन ने एक रात देखा कि उनके रूम में एक काली परछाई दरवाजे से अंदर आई। उसके पास आंखें नहीं थी, लेकिन उनका कहना था कि उस परछाई ने उन्हें घूरा बिना आंखों के भी। तब से हैदर बेड वेटिंग करने लगी और अब जैक की बेटी बिल्कुल चुप रहने लगी, जो कि घर वालों को बहुत अजीब लग रहा था। जब स्मर्ल परिवार ने अपनी कहानी लोकल मीडिया के सामने रखी, तब ये एक नेशनल सेंसेशन बन गया। वेस्ट पिस्टन के छोटे से शहर में लोग डर से एक दूसरे से बात करने लगे और पूरे शहर में डर का माहौल बन गया और जिस एरिया में वो घर था, लोग डर से उस एरिया में जाना अवॉइड करने लगे। हॉन्टेड हाउस ऑफ वेस्ट पिस्टन, ये हेडलाइन सब जगह पर चल रही थी। परिवार के आई विटनेस अकाउंट्स, उनकी इंजरीज और रियल रिकॉर्डिंग अब मीडिया में आ चुकी थी। कई प्रीस्टों का कहना था ये सब शायद हेलुसिनेशन हो सकता है, लेकिन जेनेट की इंजरीज, जैक की स्टोरीज और वॉइस रिकॉर्डिंग से सब रियल लग रहा था। अब एड एंड लॉरेन वॉरेन ने इस फैमिली को पर्सनली हेल्प करने का डिसीजन लिया और उनके अकॉर्डिंग ये केस उनके हर केस से ज़्यादा डरावना होने वाला था। लॉरेन ने कहा, जब हम घर के अंदर गए, एक ठंडी हवा फील हुई। घर के अंदर कुछ अजीब एनर्जी थी।
जो हमने पहले कभी महसूस नहीं की थी। एड वॉरेन का कहना था कि ये घर सिर्फ हॉन्टेड नहीं है, ये पोजेस्ड है। और ये पोजेशन इतना गहरा था कि घर के हर कोने में कई राज छुपे थे। जेनेट बताती है कि एक दिन जब मैं किचन में थी, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, पर जब मैं वॉशरूम गई, वहां मिरर पर लिखा था यू विल डाई। इसका मतलब वो एंटिटीज अब जैक एंड जेनेट को मैसेजेस भी दे रहे थे कि वो इस घर में सुरक्षित नहीं थे। ये एक डायरेक्ट मैसेज था उन स्पिरिट्स की तरफ से जो चाहते थे कि वॉरेन्स यहाँ से चले जाए। ये घर को स्पिरिट्स ने अपना टेरिटरी बना लिया था और वो नहीं चाहते थे कि एड एंड लॉरेन वॉरेन इस घर में अपनी इन्वेस्टिगेशंस करें। लॉरेन को ऐसा भी लग रहा था कि स्पिरिट्स ने अब परिवार के लोगों के साथ अपने आप को लैच कर लिया है। चीज़ें दिन बर दिन खराब होने लगी। दरवाज़ों पर स्क्रैचिंग की आवाज़ आने लगी, रात को बेल्स की आवाज़ आती, फर्नीचर हिलने लगता, जिसके कारण परिवार में से कोई भी रात भर सो नहीं पाता था। कभी कभी रात को जेनेट डर के मारे चीखने भी लग जाती थी। जेनेट कहती थी कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। ये सब होने पर भी चर्च के कुछ लोगों ने इन बातों पर फिर से विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये शायद सिर्फ हेलुसिनेशंस ही हैं, या कोई मेंटल इलनेस या स्ट्रेस की वजह से परिवार को ये चीजें दिख रही हैं। पर एड एंड लॉरेन को पता था कि ये केस बहुत ही अलग है। लॉरेन अभी भी चुप थी क्योंकि वो महसूस कर पा रही थी कि इस घर में बस ये स्पिरिट्स ही नहीं है, बल्कि कोई ऐसा है जिसे देखा या महसूस नहीं करा जा सकता। वो इस बात से अनजान थी कि उसका सामना उस डीमन से होने वाला था जिसे कि उसने एम्प्टी विला केस में इन्वेस्टिगेट किया था, और ये डीमन लॉरेन की फैमिली को सारी उम्र परेशान करने वाला था। जब चर्च ने एड एंड लॉरेन वॉरेन की हेल्प करने से मना कर दिया तो एड ने खुद एक्सोर्सिज्म करने का फैसला लिया, और एक्सोर्सिज्म के दौरान पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और भी बढ़ गई। If you're in the water, a shark doesn't attack you immediately. It circles you. It looks at its prey. It wants to make sure that it can't harm it. And only when it's sure will it attack that prey. That's what this was happening. ऐसा लग रहा था कि जैसे स्पिरिट्स अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रही हैं। ये सिर्फ एक पोजेशन नहीं था, बल्कि एक स्पिरिचुअल वॉर भी थी। हर मिनट, हर घंटा घर के अंदर का माहौल भारी होता जा रहा था। पहले दिन एक्सोर्सिज्म करने के बाद मानो स्पिरिट्स और भी गुस्से में आ गई। घर के सभी लोगों पर जानलेवा अटैक होने शुरू हो गए। जेनेट ने अपने एक्सोर्सिज्म के एक्सपीरियंस को बताते हुए कहा कि रात को वो अच्छे से सो नहीं पाती थी क्योंकि हर रात जेनेट को फिजिकली टॉर्चर किया जाता था। कभी कोई उनके बाल खींचता और कभी उनके पैर। इन चीजों के कारण जेनेट सो भी नहीं पाती थी। But yeah, you could hear this, and it was loud, like a loud scratching. उनकी जिंदगी मानो एक नर्क बन चुकी थी। इसी के कारण एड ने एक वीडियो बनाने की कोशिश की चर्च के प्रूफ के लिए। चर्च के लिए बनाई गई वीडियो के दौरान भी जेनेट पोजेस हो गई और वो भारी आवाज में कहने लगी, दिस इज माई होम, गेट आउट। और इस इन्वेस्टिगेशन का मेन मोटिव ही ये था कि चर्च और वेटिकन के लिए इनफ प्रूफ इकट्ठे किए जा सके सो दैट वो एक एक्सॉर्सिस्ट को भेज सके, क्योंकि परिवार के हालात दिन बर दिन बदतर हो रहे थे। वीडियो के प्रूफ्स देखकर चर्च ने फाइनली एक्सोर्सिज्म करने के लिए हामी भर दी। चर्च ने डिसीजन लिया कि फाइनल एक्सोर्सिज्म करा जाएगा जिसमें एड, लॉरेन और प्रीस्ट और पूरी स्मर्ल फैमिली साथ होगी। एड ने फैमिली को बताया कि ये आखिरी कोशिश होगी और अगर इसमें इस एंटिटी को नहीं रोक पाए तो इसका असर सिर्फ इस घर तक सीमित नहीं रहेगा। फाइनल एक्सोर्सिज्म की रात लोकल चर्च की तरफ से फादर रॉबर्ट मैकना को भेजा गया, जो कि एक ट्रेडिशनल कैथोलिक प्रीस्ट थे जिन्होंने आज तक नॉर्मल एक्सोर्सिज्म ही किया था। फादर रॉबर्ट को भेजने का मेन कारण था कि डीमन की एग्जिस्टेंस के कारण वेटिकन ने इस केस को लेने से इनकार कर दिया। जब फादर रॉबर्ट ने एक्सोर्सिज्म शुरू किया, घर में एक भयानक सन्नाटा छा गया, लेकिन ये एक तूफान से पहले का सन्नाटा था। एक्सोर्सिज्म चलते ही घर का हर एक कोना हिलने लगा। दीवारों से जैसे खून निकल रहा हो वैसे दाग बनने लगे। जेनेट फिर से हवा में उड़ गई और एक्सोर्सिज्म रुकवाने के लिए डीमन जेनेट को नुकसान पहुंचाने लगा, पर किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी और वो रात स्मर्ल परिवार के लिए बहुत भयानक रात थी। एक्सोर्सिज्म के दौरान घर में सभी लोगों को बहुत फिजिकल हार्म किया गया, पर आखिरकार सुबह होते ही सब शांत हो गया और फादर रॉबर्ट ने कहा कि एक्सोर्सिज्म सक्सेसफुल हुआ और डीमन घर छोड़कर चला गया। लेकिन फिर भी
स्मर्ल फैमिली ने कुछ दिनों बाद वो घर छोड़ दिया। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, लेकिन वॉरेंस के रिकॉर्ड बुक्स और लॉग स्टेटमेंट्स कुछ और ही कहते हैं। लोगों का कहना है कि वो डीमन गया नहीं, बल्कि उसने अपने आप को लॉरेन के साथ अटैच कर लिया, जिस कारण एड एंड लॉरेन ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ही छोड़ दी और ये उनकी जिंदगी का लास्ट केस बन गया। सितंबर 2025 में रिलीज होने वाली कॉन्जरिंग द लास्ट राइड भी इसी केस पर निर्धारित है और माना जाता है कि इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के बाद कुछ सालों बाद एड वॉरेन की मौत हो गई और उसकी मौत का कारण भी इसी डीमन को माना गया था। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल बियॉन्ड बॉर्डर्स एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।